Good morning students, welcome once again in Eclair International online classes. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपन ने बात की थी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, उसके डेरिवेशन के बारे में. उससे पहले अपन काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन और काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू टेक द अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. देखिए, पहले अपन पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. उसके अंदर अपन ने देखा था कि अकॉर्डिंग टू दैट लॉ वी कैंट क्रिएट द मास, वी कैंट डिस्ट्रॉय द मास, वी कैन ओनली इंटरचेंज द मासेस फ्रॉम रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मीनिंग भी वैसा ही है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और उसमें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम क्या कर पाते हैं, उसको इंटर कन्वर्ट कर पाते हैं ओनली. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, किस तरीके से डिफाइन करेंगे. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन से दैट वी कांट destroy, we can't create the energy, we only can transform the energy from one form to the another form. अब जब आपको पता है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो फिर हम एनर्जी क्राइसिस के बारे में क्यों बात करते हैं. हम ये क्यों कहते हैं कि एनर्जी ख़त्म होती जा रही है, हमें फ्यूल सेव करना चाहिए, हमें कोयले को बचा के रखना चाहिए, है ना, एलपीजी कम यूज़ करनी चाहिए, या ये सारी चीज़ें हम क्यों बात कर रहे हैं, या यूँ कह दें कि हम एनर्जी क्राइसिस को क्यों डिस्कस कर रहे हैं. भाई आपको पता है कि एनर्जी जब डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली, ख़त्म ही नहीं होने वाली, तो फिर हम एनर्जी की डेफिशिएंसी को क्यों डिस्कस करते हैं. तो उसका रीज़न है, देखिए एनर्जी जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक फॉर्म में अपने लिए यूजेबल हो. जैसे कि एक नॉर्मल से एग्जांपल लीजिए, अभी विंटर सीज़न है और आपको हॉट वाटर की ज़रूरत होती है ड्रिंकिंग के लिए भी, बाथिंग के लिए भी, है ना. हर एक काम में अपन हॉट वाटर यूज़ कर रहे हैं. उस कंडीशन में देखिए कि आपने थोड़े टाइम पहले पानी को बॉईल करके रखा है और थोड़े टाइम तक आप उसको क्या नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं दे पाते, या यूँ कह दे कि उसको यूज़ नहीं कर पाते. तो थोड़ी देर बाद में आप क्या देखेंगे कि वो टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देता है, वापस से उसी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाता है. तो वो जो एनर्जी आपने उसको दी थी, वो जो एनर्जी आपने उसको दी थी, अब वो किस फॉर्म से दी थी वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने गैस पे उसे गर्म किया था तो एलपीजी यूज़ की थी, या फिर आपने बाय द हेल्प ऑफ रॉड यू आर बॉइलिंग इट, या उसको गर्म कर रहे हो तो आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको दी थी. अब वो एनर्जी फॉर्म कोई सी भी हो सकती है जो आपने उसको प्रोवाइड की. बट नाउ इस कंडीशन में जब वो कि अपना टेम्परेचर डिक्रीज कर चुका है, क्या वो एनर्जी जो आपने उसको दी थी वो एनर्जी लैप्स नहीं हो गई. कहाँ लैप्स हो गई? वो एनवायरनमेंट में, उस रूम में चली गई वो हीट, और उस हीट को आप फिर से यूजेबल फॉर्म में नहीं ला सकते. तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे लिए एनर्जी क्राइसिस है, बिकॉज वी आर लूजिंग, वी आर लीविंग द एनर्जी इन द अनयूजेबल फॉर्म into the surrounding, into the environment. यानी हम एनर्जी को खर्च कर देते हैं, हम एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं ऐसी फॉर्म में जो फिर फर्दर ऑन हमारे लिए यूजेबल फॉर्म में नहीं रहती. इसलिए हम बात करते हैं एनर्जी क्राइसिस की. ठीक है, इसलिए हर चीज़ के लिए अपन बोलते हैं कि जब रूम से बाहर निकल रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्विचेस वगैरह बंद होने चाहिए ताकि एनर्जी खर्च कम हो. ठीक है, या फिर हम आउटिंग पे जा रहे हैं तो हमारे को पता होना चाहिए कि मीटर डाउन करके जाएं ताकि आपके जो खर्च होता है, मीटर जो एनर्जी को क्या करता है, खींचता है, वो कम हो जाए. तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि बहुत बार आपको एक्सप्लेन भी किए जाते हैं, आपको समझाए भी जाते हैं कि एनर्जी को किस तरीके से सेव किया जा सकता है.
आज अपन देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू किस तरीके से एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, या किस तरीके से हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो क्या नहीं है, डिस्ट्रॉयबल नहीं है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कोई भी थिंग लेनी है और उसको h हाइट तक उसको क्या करना है, ऊपर की तरफ उठाना है या पिक करना है। ठीक है, जब आप उसको पिक कर रहे होते हैं तो हमने पिछली बार भी वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस किया था एज अ पोटेंशियल एनर्जी। इफ़ यू आर डूइंग वर्क ऑन एन object then you will get that object will gain the potential energy। तो आप अगर किसी थिंग को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं या उसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, मीन्स यू आर गिविंग द पोटेंशियल एनर्जी टू दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपने उस थिंग को उठाया, मतलब आपने क्या कर दिया, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी को फिल कर दिया है। ठीक है, अब आप उसको क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो, यानी आपने उसको ड्रॉप कर दिया। नाउ इट इज इन फ्री फॉल। अब वो क्या है, फ्री फॉल में है। तो आप एक चीज देखिए इसके अंदर कि जब आपने उसको रेज किया था फ्रॉम द ग्राउंड, when you are raising any object from the ground then you are giving it potential energy। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये कहाँ था, ग्राउंड पे। ठीक है, अब आप इसको रेज कर रहे हो, रेज करके आपने इसको कहाँ पहुँचा दिया, h हाइट पर पहुँचा दिया, मीन्स इट इज़ अ h हाइट। ठीक है, h डिस्टेंस हो गई है। यहाँ पर पहुँचाने पर आप देखेंगे कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी mgh। क्या होगी ये, mgh होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपने इसके ऊपर वर्क किया, इसका मास था m, ग्रेविटी जो लग रही है वो है g, और हाइट आपकी क्या है, h। आपको पता है पिछली बार वीडियो लेक्चर में अपन ने देखा था कि जो वर्क डन होता है वही क्या कहलाता है, उसकी एनर्जी कहलाता है। वर्क डन को अपन किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, F इंटू एस। F क्या होता है, mg या फिर ma। यहाँ पे एसेलरेशन अपन कौन सा ले रहे हैं, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन, तो यहाँ पर अपन ने a को रिप्लेस कर दिया है विद द g। सो वी आर गेटिंग द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज अ mgh। अब आपने क्या किया, इसको ड्रॉप किया। ड्रॉप किया मीन्स आपने इसको छोड़ दिया है इन दी फ्री फॉल। क्या होता है फ्री फॉल, फ्री फॉल ऐसा ड्रॉपिंग होता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में होता है, यानी इफ only gravitational force is applied on an object which is dropping from an height then such type of fall is known as a free fall। चैप्टर नंबर 10 के अंदर स्टडी कर चुके हैं अपन फ्री फॉल के बारे में। ठीक है, तो जब आप इसको गिरा रहे हो, इसको ड्रॉप कर रहे हो, फ्री फॉल इसका हो रहा है, देन यू विल सी दैट mgh विल डिक्रीज। रेगुलरली क्या होगा, डिक्रीज होगा। रीजन, h विल डिक्रीज। h डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। अब इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी का जो जितना भी अमाउंट डिक्रीज होगा उतना ही अमाउंट आपको किसका मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी का। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये ले लीजिए आपकी A पोजीशन, फिर यहाँ पर ले लीजिए आप एट B पोजीशन। ठीक है, तो आप लिखोगे एट दी B पोजीशन we will see that potential energy decreases due to decreasing of height। हाइट के डिक्रीज होने की वजह से आपकी क्या डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। फिर लिखेंगे एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम वी विल सी दैट decreased
amount of energy will gain as kinetic energy। जो आपका डिक्रीज्ड अमाउंट होगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो आपको कैसी वाली एनर्जी में मिल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में मिल जाएगा। अब सोचिए ऐसी कंडीशन जबकि ग्राउंड के जस्ट अबव आपको वो ऑब्जेक्ट मिल जाए, यानी ग्राउंड के जस्ट ऊपर जब वो टच करने वाला हो, उस कंडीशन की अगर अपन बात करें तो एट दी just above the ground you will see that potential energy becomes zero because H is equals to 0। अगर H यहाँ पे 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे EP is equals to 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। तो आप क्या लिखेंगे? एट दिस पॉइंट, क्या है, कौन सा पॉइंट है? जस्ट अबाउ द ग्राउंड। एट दिस पॉइंट टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी potential energy converts into kinetic energy। देखिए यहां पर EP आपका है 0, EK आपका होगा हाफ mv²। यहाँ पर EP आपका है mgh, तो यहाँ पर EK आपका होगा 0। रीजन ड्यू टू v इज इक्वल्स टू 0। अभी मोशन में नहीं है, वेलोसिटी नहीं है उसके पास, रेस्ट में से आपने ड्रॉप किया है, तो उस टाइम पर वेलोसिटी नहीं होने की वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, जबकि यहाँ पर h इज इक्वल्स टू 0 हो जाने की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इस वाले पॉइंट पर आपकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। इस वाले पॉइंट पर आपके पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। और बाकी अगर मिड पॉइंट्स की बात करें, तो उस टाइम पर आप क्या देखेंगे कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज अमाउंट होगा उतना ही अमाउंट आपको एज अ काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो? एट दी मिड पॉइंट्स में क्या होगा? mgh प्लस हाफ mv² इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। दोनों का एडिशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कैसे? एक एग्जांपल देखें अपन कि आपके पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो थी, मान लीजिए 40 थी। कितनी थी? 40। अब जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, मान लीजिए ये लैप्स होकर आपके यहाँ पर इस B पॉइंट पर कितनी हो गई? 20 हो गई। किसकी बात कर रहे हैं? EP की। ठीक है, पहले थी 40, अब हो गई 20। अब अगर ये 20 हो गई तो यहाँ पर EK कितनी हो गई? 20। तो यहाँ देखो दोनों की वैल्यू अभी भी वही है, कांस्टेंट 40। यहाँ पर मान लीजिए कि ये हो गई 30, EP इज इक्वल्स टू आपके पास हो गई 30। तो यहाँ पर EK कितनी हो गई भाई? यहाँ पर हो गई ये EK हो गई आपकी लैप्स होगी ना, लैप्स होगी मतलब ये 10 हो गई, तो ये इंक्रीज होकर कितनी हो गई? 30। देखिए 30 और 10 अगेन इट इज कांस्टेंट वैल्यू। और एट द ग्राउंड EK इज इक्वल्स टू हो गई आपकी 40 और EP इज इक्वल्स टू हो गई 0, फिर से कांस्टेंट। यहाँ पर भी कांस्टेंट था बिकॉज EK इज इक्वल्स टू 0। तो कांस्टेंट क्या चल रही है? टोटल एनर्जी जो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि
हाँ जी बिल्कुल। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इस वाले एक्सपेरिमेंट में आप क्या कह सकते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रेगुलरली क्या होती जाती है, कन्वर्ट होती जाती है, ट्रांसफॉर्म होती जाती है किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ये तो पहले ही देख चुके हैं अपन। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि आप जब इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं देन यू विल गेट दैट total energy will be fixed, and if you are decreasing the potential energy then you will get the decreased amount in the form of kinetic energy। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आपको वो डिक्रीज्ड अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द पावर। पावर होती क्या है, पावर होती है रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इज नोन एज अ पावर। पावर को हम सिंबलाइज करते हैं विद द P, वर्क को हम सिंबलाइज करते हैं विद द W, और आपका जो रेट है मतलब कि टाइमिंग। तो रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इज नोन एज अ पावर। देखिए यहाँ पर रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क P इज इक्वल्स टू, P क्या होता है, पावर, और W इज इक्वल्स टू मान लीजिए आप वर्क, T इज इक्वल्स टू मान लीजिए जिस टाइम में वो वर्क कर रहा है वो। तो आपकी जो पावर होती है दैट इज रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, that is known as a power. So you will write as a P is equals to W by T। ये फॉर्मूला होगा आपका पावर के लिए, यानी पावर इज इक्वल्स टू आपके हो गया वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अगर यूनिट की बात करें, यूनिट की बात करें पावर की, तो पावर की जो सिंपल यूनिट होती है, नॉर्मल यूनिट होती है, उसको कहा जाता है वाट। वाट जो होती है वो पावर की यूनिट होती है। देखिए वाट के लिए आप क्या लिखेंगे, 1 वाट इज इक्वल्स टू होगा 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, या फिर 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल सेकेंड माइनस 1। ये होता है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट होती है वाट। ठीक है, अगर इसकी बिगर यूनिट्स की बात करें, बिगर यूनिट की अगर अपन बात करें तो जैसे ये होती है आपकी वाट, वो होती है किलोवाट। इसे आप सिंबलाइज करेंगे KW से। ठीक है, और इसमें रिलेशन अगर आप देखें तो होगा 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट। ये बिगर यूनिट होती है किसकी, पावर की। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो आपका है वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, देखिए आपने अपने घरों में जो बिजली मीटर्स लगे होते हैं उनके अंदर देखा होगा यूनिट चेक करते हुए, जो आपका गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वो यूनिट चेक करने आता है। अकॉर्डिंग टू दैट यूनिट यू पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितनी आपने यूज की होगी, जितनी आपने यूनिट खर्च की होगी, उतनी यूनिट का आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। और वो एक यूनिट का फिक्स्ड चार्ज होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको बाकी सारे यूनिट्स को पे करना होता है। क्या होती है वो कमर्शियल यूनिट, वो होती है आपकी, नॉर्मल लैंग्वेज में उसको यूनिट ही कहा जाता है, और वैसे अगर देखें आप तो होती है किलोवाट आवर। यानी किसी भी एपरेटस जिसका पावर किलोवाट में है उसको आपने कितने आवर तक यूज़ किया, या जिसका वाट में है उसको कितने आवर तक यूज़ किया, वो उसकी होती है यूनिट। देखिए ये एक यूनिट जो होती है, 1 यूनिट की अगर अपन बात करें तो वो होती है 1 किलोवाट आवर के बराबर। ठीक है, अब अगर इसको अपन जूल के अंदर कंसिडर करें तो आपको पता है कि यहाँ पर
1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट, और आर का मतलब क्या है 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं या तो 1 यूनिट या फिर आप इसे लिखेंगे 1 किलोवाट आर, दैट विल बी 36 2 और ये 3 5 ले लीजिए, 5 क्या है ये वॉट सेकेंड, या फिर इसको आप लिख सकते हो 3.6 इंटू पॉइंट यहाँ लगाया तो 1 2 3 5 तो यही हो गए, और ये 6 10⁻⁶ वाट सेकेंड, या फिर इसे आप क्या लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल सेकेंड भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिट का अमाउंट। चैप्टर कंप्लीट है भाई, खत्म हो गया, लास्ट टॉपिक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। इसके बिहाफ पे जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो आप करेंगे, इसको आप इसके इक्वल भी लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल सेकेंड, दिस इज द अमाउंट ऑफ 1 यूनिट इनटू जूल सेकेंड, एंड दिस इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो अपन पे करते हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 11 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर था 11, दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स, और ये कंप्लीट हो चुका है। इसके आप न्यूमेरिकल्स करिएगा, क्वेश्चन आंसर करिएगा बैक के, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सेंड करिएगा, जिससे कि मैं उसका एक वीडियो प्रिपेयर करके आपको सेंड कर सकूं। अब आपका चलेगा रिवीजन। सबसे पहले अपन लेंगे केमिस्ट्री का रिवीजन चैप्टर नंबर 2 का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही है कि सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट नहीं किया था, जब आप करवा चुके थे तब हमने एडमिशन ही नहीं लिया था, तो यानी उनका हुआ ही नहीं है बिल्कुल। तो सबसे पहले अपन सेकंड चैप्टर ही लेंगे, बिकॉज ये एग्ज़ाम में भी आ रहा है, तो सबसे पहले सेकंड चैप्टर लेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी, दैट इज़ वर्कशीट की जो अनाउंसमेंट थी, वर्कशीट में आपको रेगुलरली सेंड कर रही हूँ, तो उसके आंसर्स आप करिए, और उन वर्कशीट के अंदर जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है वो क्वेश्चंस मुझे सेंड करिए, ताकि उन क्वेश्चंस के आंसर्स बाय द वीडियो या फिर बाय द हेल्प ऑफ अनदर वर्कशीट मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।